मित्रों, इतिहास के पन्नों में दक्कन की धरती पर कई युद्ध लड़े गए। तलवारों की टकराहट, तोपों की गड़गड़ाहट और घोड़ों की टापों से यह धरती गूंज उठी थी। इन युद्धों में सबसे रोचक, सबसे साहसी से और सबसे रणनीतिक युद्ध थे मराठा बनाम निजाम के युद्ध। ये संघर्ष सिर्फ दो सेनाओं के बीच नहीं थे। यह टकराव था स्वराज्य की भावना बनाम सत्ता की भूख का। एक तरफ थे मराठे छत्रपति शिवाजी महाराज की विरासत को संभालने वाले, स्वराज्य के लिए जीने मरने वाले, और दूसरी तरफ थे हैदराबाद के निजाम, मुगल साम्राज्य की छाया में अपनी सत्ता जमाने वाले। आज हम आपको सुनाएंगे वह गाथा जिसमें मराठों ने बार बार अपने साहस और बुद्धिमानी से निजाम की विशाल सेना को घुटनों पर ला दिया। लगभग 27 साल तक औरंगजेब ने मराठों को दबाने के लिए अपने जीवन का अधिकांश समय दक्कन में बिताया, लेकिन मराठे कभी झुके नहीं। औरंगजेब के बाद मुगल साम्राज्य कमजोर हुआ। दिल्ली की गद्दी पर बैठने के लिए उसके बेटे आपस में लड़ने लगे। इस राजनीतिक अराजकता का सबसे बड़ा लाभ किसने उठाया? मराठों ने। मराठों ने औरंगजेब के बाद अपने साम्राज्य का विस्तार तेज कर दिया। दूसरी ओर दक्कन में एक नई शक्ति उभर रही थी, आसफ जाह प्रथम, जो बाद में हैदराबाद के पहले निजाम बने। 1724 में उसने हैदराबाद को स्वतंत्र सत्ता घोषित किया। अब दक्कन में दो शक्तियां आमने सामने थीं। मराठा साम्राज्य, निजाम। 1719 में बाजीराव प्रथम पेशवा बने। वे सिर्फ 20 वर्ष के युवा थे, लेकिन अद्भुत योद्धा और रणनीतिकार थे। कहा जाता है कि वे घोड़े पर 72 घंटे बिना रुके यात्रा कर सकते थे। उनका विश्वास था मराठा साम्राज्य सिर्फ महाराष्ट्र तक सीमित न रहे, बल्कि हिंदुस्तान में हर जगह फैले। उनकी सेना का सबसे बड़ा हथियार था तेज घुड़सवार और छापामार युद्ध कला, गणिमी कावा। दूसरी ओर निजाम आसफ जाह वृद्ध था, लेकिन चालाक और अनुभवी। उसने सोचा मराठों की चौथ और सरदेशमुखी को बंद करना चाहिए। यही विवाद पालखेड़ युद्ध की नींव बना। निजाम की सेना बहुत विशाल थी, भारी भरकम तोपें, हाथी और पैदल सैनिक। मराठों की सेना संख्या में कम, लेकिन बेहद तेज और फुर्तीली। निजाम ने मराठों को चुनौती दी कि अब वे चौथ और सरदेशमुखी वसूल नहीं कर पाएंगे। बाजीराव ने तुरंत जवाब दिया, हमारा हक हमें तलवार से लेना आता है। दोनों सेनाएं आमने सामने आईं। नासिक की धरती पर दोनों सेनाएं आमने सामने थीं। एक तरफ निजाम की तोपों से गूंजता हुआ आसमान, दूसरी ओर बाजीराव के घुड़सवारों की तेज टापें। मराठे सीधे युद्ध में भिड़ने के बजाय चारों ओर से छापामार हमला करने लगे। रात के अंधेरे में अचानक हमला करते, दुश्मन की रसद लूटते और गायब हो जाते। निजाम की विशाल सेना की प्यासी होने लगी। धीरे धीरे उसका घेरा कसता चला गया। निजाम की सेना धीरे धीरे पूरी तरह थक चुकी थी। मराठों ने चारों तरफ से घेर लिया था। खाने पीने की वस्तुएं और पानी की आपूर्ति बंद कर दी गई थी। सैनिक भूख और प्यास से परेशान हो रहे थे। बाजीराव की रणनीति यहां साफ दिखी। उन्होंने सीधी भिड़ंत नहीं की, बल्कि रसद काटो, सेना को थकाओ की नीति अपनाई। करती कभी उधर से और फिर गायब हो जाती। अंततः निजाम को आत्मसमर्पण करना पड़ा। उसने बाजीराव के साथ मूला मुथा नदी के किनारे संधि की। मराठों को चौथ और सरदेशमुखी का अधिकार स्वीकार करना पड़ा। मराठों की राजनीतिक ताकत पूरे भारत में फैल गई। पालखेड़ की इस जीत ने बाजीराव को एक महान रणनीतिकार साबित कर दिया। पालखेड़ युद्ध के बाद भी मराठों और निजाम का तनाव खत्म नहीं हुआ। निजाम मन ही मन अपमानित था। वह हर मौके पर मराठों को रोकना चाहता था, लेकिन बाजीराव सिर्फ दक्कन तक सीमित नहीं रहे। वे उत्तर भारत तक अपने साम्राज्य को फैलाना चाहते थे। उन्होंने दिल्ली दरबार को चुनौती दी। मुगल सम्राट ने मराठों को रोकने के लिए फिर से निजाम की मदद ली। अब मराठों और निजाम के बीच अगली बड़ी भिड़ंत का समय आ गया। यह था भोपाल का युद्ध, 1737। बाजीराव दिल्ली की ओर कूच कर चुके थे। उन्होंने मथुरा, आगरा और कई उत्तर भारतीय इलाकों में अभियान चलाया। उनकी गति इतनी तेज थी कि मुगल दरबार घबरा गया। दिल्ली के मुगल सम्राट ने तुरंत निजाम को आदेश दिया कि वह मराठों को रोके।
उत्तर भारत की हवाओं में मराठों के घोड़ों की टापें गूंज रही थीं। दिल्ली के दरबार में अफरा तफरी मची थी। मुगल सम्राट की आंखें निजाम की ओर थीं और निजाम ने भी अपनी विशाल सेना इकट्ठा की और भोपाल के मैदान में मराठों को रोकने निकल पड़ा। मराठों ने भोपाल के पास घेराबंदी कर दी। बाजीराव ने पालखेड़ की तरह यहां भी छापामार रणनीति अपनाई। उन्होंने पानी और रसद की नाकेबंदी कर दी। निजाम की सेना संख्या में अधिक थी, लेकिन थकने लगी। मराठों की फुर्ती और बाजीराव की रणनीति ने फिर से कमाल दिखाया। अंततः निजाम को यहां भी संधि करनी पड़ी। यह संधि मराठों के पक्ष में हुई। मराठों ने दिल्ली दरबार से बड़ी बड़ी रियायतें प्राप्त कीं। मराठों की शक्ति अब केवल दक्कन तक सीमित नहीं रही। वे भारत की राजनीति के केंद्र बन गए। निजाम की हार ने उनकी प्रतिष्ठा और भी घटा दी। पालखेड़ और भोपाल की जीत ने यह साबित कर दिया कि मराठा साम्राज्य अब भारत की सबसे बड़ी शक्ति है। लेकिन निजाम पूरी तरह खत्म नहीं हुआ था। उसने अवसर तलाशना जारी रखा। आने वाले वर्षों में मराठों और निजाम की भिड़ंत फिर से होने वाली थी और यह युद्ध था उदयगिरि का युद्ध। समय 1760। मराठा सेनापति थे सदाशिवराव भाऊ। निजाम के थे निजाम अली। युद्ध के बाद मराठों का साम्राज्य अब पूरे दक्कन में फैल चुका था। निजाम ने कई बार मराठों की सीमाओं में घुसपैठ की कोशिश की। इस बार उन्होंने बड़ी सेना तैयार की और मराठों को चुनौती दी। उदयगिरि के किले और पास की मैदानों में दोनों सेनाओं ने अपनी अपनी टुकड़ियां जमा ली। बाजीराव का निधन हो चुका था, लेकिन उनके साहसी और रणनीतिक विचार अब भी मराठा सेना में जीवित थे। सदाशिवराव भाऊ ने अपने गुरुओं की तरह न केवल तलवारों की ताकत पर भरोसा किया, बल्कि रणनीति और घेराबंदी का पूरा लाभ उठाया। मराठों की रणनीति थी छापामार हमला, दुश्मन की रसद और पानी काट देना, रात में अचानक हमला करके भ्रम फैलाना, घुड़सवारों की तेज टुकड़ियां बार बार हमला और पीछे हटना। निजाम की रणनीति भारी भरकम तोपों और हाथियों के साथ सीधी भिड़ंत, मराठों को घेरने की कोशिश, लेकिन तेज मराठा घुड़सवारों से निपटना मुश्किल था। उदयगिरि की घाटियों और पहाड़ियों में मराठा घुड़सवार बिजली की तरह हमला कर रहे थे। निजाम की भारी सेना उनके सामने ठहरकर गणती कर रही थी, लेकिन मराठों की तेज चाल और अचानक हमले ने उनके हर आक्रमण को विफल कर दिया। एक समय ऐसा आया कि निजाम की सेना के हाथियों और सैनिकों का मनोबल टूट गया। निजाम की सेना भारी नुकसान के बाद पीछे हट गई। मराठों की जीत निर्णायक थी। निजाम को शांति समझौता करना पड़ा। दक्कन में मराठों का दबदबा और मजबूत हुआ। उदयगिरि की घाटियों में धूल और धुआं छाया हुआ था। मराठों ने अपनी बहादुरी और चतुराई से एक बार फिर यह साबित कर दिया कि संख्या हमेशा ताकत नहीं होती। युद्ध के बाद मराठों के शिविर में विजय की खुशी का माहौल था और निजाम की सेना, जो कभी अपराजेय लगती थी, अब थकी हुई और परास्त स्थिति में लौट रही थी। मराठों की ताकत थी तेज घुड़सवार सेना, छापामार हमला, रणनीति और नेतृत्व की उत्कृष्टता, और निजाम की कमजोरी थी भारी और धीमी सेना, सीमित रणनीति और बार बार थकती हुई टुकड़ियां जो मराठों की चालाकी के सामने असमर्थ थी। इस युद्ध ने इतिहास में यह प्रमाणित कर दिया कि रणनीति, फुर्ती और नेतृत्व की ताकत संख्या और तोपखाने से अधिक महत्वपूर्ण है। दक्कन में मराठों का राजनीतिक वर्चस्व बढ़ा। निजाम ने कई बार कर और सैन्य समझौते किए। मराठा साम्राज्य अब केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रहा, उसका दबदबा पूरे भारत में फैल गया। ये युद्ध दिखाते हैं कि कैसे छोटे, फुर्तीले और रणनीतिक सैनिक बड़ी और भारी सेना को परास्त कर सकते हैं। मित्रों, मराठा बनाम निजाम के युद्ध केवल युद्ध नहीं थे, ये संघर्ष थे स्वराज्य की भावना बनाम सत्ता की भूख के। इन युद्धों में मराठों ने यह दिखाया कि साहस, नेतृत्व और रणनीति से कितनी भी बड़ी सेना को हराया जा सकता है। निजाम की हार और मराठों की विजय ने दक्कन की राजनीति बदल दी। आज भी ये युद्ध हमें यह सिखाते हैं कि बुद्धि, फुर्ती और साहस ही सबसे बड़ी ताकत है और सही रणनीति से किसी भी चुनौती का सामना किया जा सकता है। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो
तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और कमेंट में लिखें कि आप इतिहास की कौन सी कहानी सुनना चाहते हैं। इतिहास सिर्फ किताबों में नहीं, बल्कि हमारी सोच और नेतृत्व की सीख में भी जीवित है। धन्यवाद।